नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। आज जिस मामले पर मैं आपके सामने बोलने जा रहा हूं, ये कई लोगों को बड़ा चटपटा लगेगा, सभी लोगों को सनसनीखेज लगेगा। हालांकि मैं इसको ज़िंदगी का एक हिस्सा मानकर आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं। छत्तीसगढ़ के एक IPS अफसर रतनलाल डांगी 2003 बैच के IPS अफसर हैं। उन पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि वो उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करते चले आ रहे हैं। ये महिला छत्तीसगढ़ पुलिस के ही एक सब इंस्पेक्टर, जो IG के नीचे के कम से कम 7-8 रैंक नीचे का सब इंस्पेक्टर होता है, उसकी पत्नी है। ये घरेलू महिला है, ब्यूटिशियन का काम करती है, पुलिस में नहीं है, घरेलू मैं इस सेंस में कह रहा हूँ। उसका कहना है कि 2017 से IG रतनलाल डांगी उसका शोषण करते चले आ रहे हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक उसको टेलीफोन करके वीडियो कॉल पे उसका शोषण करते हैं, मिलने के लिए बुलाते हैं। जब पत्नी नहीं रहती है उनकी, तब बंगले पे मिलने के लिए बुलाते हैं। ऐसे बहुत सारे आरोप उस महिला ने लगाए हैं। उस महिला ने कहा कि डांगी ने ब्लैकमेल किया कि तुम्हारे पति का ट्रांसफ़र कहीं करवा दूंगा, प्रमोशन रुकवा दूंगा, ऐसा करके उस महिला का शोषण किया। दूसरी तरफ ये चिट्ठी DGP छत्तीसगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को पहुंची। ये चिट्ठी इस महिला की तकरीबन उसी समय, एक दिन आगे पीछे, IG डांगी की भी एक चिट्ठी पहुंची DGP के पास, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि ऐसी एक महिला जो है, ये महिला उनका शोषण कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, धमका रही है, उसने जीना हराम कर दिया है। डांगी ने जो आरोप लगाए हैं वो बड़े ही दिलचस्प किस्म के आरोप हैं। पुरुष उच्चाधिकारी विभाग की किसी जूनियर महिला कर्मचारी का शोषण करे, ये बात पहले भी कई बार छत्तीसगढ़ में आ चुकी है सामने, लेकिन मैं रायता उतना फैलाना नहीं चाहता हूं अभी, क्योंकि बात उधर ही चली जाएगी। ऐसा कई बार हुआ है छत्तीसगढ़ में, IPS अफसरों के ऊपर इस तरह के शोषण के आरोप लगे हैं। उसमें से बचकर लोग अभी तक कुर्सियों पर बने हुए हैं, ऊंची ऊंची कुर्सियों पर। खैर, तो बात अभी रतनलाल डांगी की है। तो रतनलाल डांगी और उस महिला ने एक दिन आगे पीछे PHQ में, पुलिस मुख्यालय में, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को अपनी अपनी शिकायतें भेजी हैं। मैं इसको भी बहुत महत्व नहीं देता कि एक दिन आगे पहले किसने किया, बाद में किसने किया, लेकिन कुल मिला के जो कहा है उसका बड़ा महत्व है। ये महिला 2017 से लेकर अभी तक लगातार संपर्क में है, लगातार टेलीफोन करती है, लगातार जाकर मिलती है, और अब उसने जाकर 2017 के बाद अभी जाकर उसने DGP को शिकायत की है। और पति उसका सब इंस्पेक्टर है, कम से कम कुछ तो उसको कानूनी जानकारी होगी। ये ज़रूर है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में भी ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें बड़े अफसरों ने छोटे अफसरों की पत्नियों का शोषण किया है। बाद में कोर्ट मार्शल वगैरह के बाद ऐसे अफसरों को हटाया गया है। ऐसे मामले आए हैं सामने। मुझको छत्तीसगढ़ पुलिस में भी ऐसे और दूसरे मामले मालूम हैं जिसमें बड़े IPS अफसरों ने अपने मातहत किसी बहुत छोटे सिपाही वगैरह की पत्नी के साथ ऐसे संबंध बनाए हैं। तो कोई बहुत अनहोनी नहीं है यूनिफॉर्म में। हिंदुस्तान की फ़ौज में भी ऐसे मामले हुए हैं, पुलिस में भी अलग अलग प्रदेशों में ऐसे मामले होते हैं। जहाँ कहीं ताकत बहुत बड़ी रहती है, ताकत का फासला ज़्यादा रहता है, वहाँ पर ऐसे मामले ज़्यादा होते हैं। IPS जिस दिन नौकरी में आते हैं IPS होके, वो उसी दिन से बड़े अफसर रहते हैं, और सब इंस्पेक्टर पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएंगे तब तक भी वो IPS नहीं हो पाते। तो उनकी पत्नी जो है वो बड़ी कुर्सी, बड़े ओहदे, बड़ी वर्दी
को देखकर उसके प्रभाव में भी रहती है। तो इस महिला ने डांगी के ऊपर कई तरह के आरोप लगाए हैं कि उसने शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण किया। एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ब्यूटिशियन है, हो सकता है ब्यूटिशियन के कामकाज में उसको कमाई ज़्यादा रहती हो, लेकिन मैं आता हूँ जो डांगी ने कहा है। डांगी ने जो कहा है वो बड़ा दिलचस्प है, उसको ध्यान से सुनिएगा। डांगी ने डीजीपी को जो लिख कर दिया है, आईजी ने, आईजी पुलिस है, एक दिन वो मेरे कार्यालय में जहर की शीशी लेकर पहुंची और मेरे तीनों बेटों और माँ की कसम खिलवाई कि मैं अपनी पत्नी से कोई संबंध नहीं रखूंगा, पत्नी से बात नहीं करूंगा, गाड़ी में लेकर नहीं जाऊंगा, खरीदारी नहीं कराऊंगा, व्हाट्सएप पर ब्लॉक करूंगा, कॉल नहीं करूंगा, रिसीव नहीं करूंगा, पत्नी के साथ तस्वीर नहीं खिंचवाऊंगा, पत्नी का जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, पत्नी के मायके पर नहीं जाऊंगा। ये एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी एक आईजी पर ये शर्तें लाद रही है। ये आईजी ने लिख के दिया है, मैं नहीं कह रहा हूँ, आईजी ने लिख के दिया है डीजीपी को। इसके अलावा बड़ा दिलचस्प लिखा है आगे, मैं अपनी पत्नी के कमरे में नहीं सोऊंगा, रात 10 बजे के बाद घर की बालकनी में सोऊंगा, वहाँ से 8 घंटे की लाइव लोकेशन भेजूंगा, लाइट जलाकर वीडियो कॉल पर दिखाऊंगा कि वहाँ और कोई नहीं है। ये एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने ये शर्तें लादी आईजी पे, जीना हराम कर दिया, आईजी का कहना है उसके ऊपर बरसों से। इसके बाद लिखा, सुबह 5 बजे से उसका वीडियो कॉल चालू रहेगा जिसको केवल वही काट सकेगी। एक किस्म से इस महिला ने एक आईपीएस अफसर रतनलाल डांगी आईजी को डिजिटल अरेस्ट करके रख दिया। रतनलाल डांगी का कहना है कि परिवार के किसी भी सदस्य अपने बेटों से भी उसकी इजाजत के बिना मैं बात नहीं कर सकता था। घर और कार्यालय के वॉशरूम में जाते समय भी, नहाते समय भी, वर्कआउट करते समय भी वीडियो कॉल मोबाइल पर चालू रहना चाहिए जिससे वो पेशाब करते भी देख सके, नहाते हुए भी देख सके। नहाकर तैयार होने के लिए 20 मिनट मिलेगा और खाना खाने के लिए 12-15 मिनट मिलेगा। इतना ही समय डांगी को इस सब इंस्पेक्टर की पत्नी से डिजिटल अरेस्ट से मुक्ति मिलती थी। डांगी का कहना है कि उस महिला ने जो दबाव डाला था, और मान रहे थे डांगी, क्यों मान रहे थे मुझको नहीं मालूम, कि बाथरूम में पेशाब करते निजी पलों का स्क्रीनशॉट ले लिया और कहा कि अगर मैं उसके कहे मुताबिक नहीं चलूँगा तो ये फ़ोटो वायरल कर देगी, और चैट के स्क्रीनशॉट का इस्तेमाल करके धमकाना शुरू किया। उसने अपने पति को सब कुछ बता देने की धमकी दी जब मैंने विरोध किया तो। डांगी का कहना है कि उन पर दबाव डालने के लिए उस महिला ने हाथ को ब्लेड से काटकर उसकी तस्वीरें भेजी, वीडियो कॉल पर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या का नाटक किया। डांगी पर यह महिला अपने बच्चों और मां की झूठी कसम खाने का दबाव बनाकर रखती थी। उस महिला ने यह भी कहा डांगी से, आपने जिन लोगों की मदद की थी उनसे सबसे मैंने रुपया वसूल कर लिया, जिससे मैंने अपना नया घर खरीदा, 2 गाड़ी ली, भविष्य में बच्ची की शादी के लिए गहने बनवाए, ये सब का रिकॉर्ड बनाकर आपका नाम बताकर फंसा दूंगी। डांगी ने कहा कि तुमने मुझको कभी बताया नहीं, तुमने वसूली जैसा काम किया। तो वो बोली कैसे बताती, जिंदगी भर किराए के घर में थोड़ी रहना था। एक सब इंस्पेक्टर की तनख्वाह में लाखों की स्कूल फीस, कोचिंग फीस ये कैसे आती। डांगी का कहना है कि उनके पुलिस एकेडमी के ऑफिस में चंदखुरी में जब वो आती थी तो जहर की शीशी लेकर आती थी, टेबल पर रखकर धमकी देती थी कि बात नहीं मानी तो जहर पीकर फंसा देगी, जेल भेज देगी। डांगी ने इसकी धमकी में पत्नी के साथ घूमना, योग करना, बाजार जाना बंद कर दिया। डांगी की मां एम्स में कैंसर का इलाज करवा रही थी, तब भी ये महिला डांगी पे दबाव डालती थी कि पत्नी को गाड़ी में न ले जाऊं, नहीं तो अंजाम भुगतने तैयार रहना। बहन की आकस्मिक मृत्यु होने पर भी डांगी अपनी पत्नी को साथ में राजस्थान नहीं ले जा पाए क्योंकि यह औरत धमकी दे रही थी। ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारा है। पत्नी के करवा चौथ पे भी अगर तुम ऊपर जाओगे तो मैं
जहर की शीशी दिखा के इस महिला ने धमकी दी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारा। अब मुझको बतलाइए, एक आईजी आईपीएस, डायरेक्ट आईपीएस है, राज्य पुलिस सेवा से प्रमोशन पाकर आईजी नहीं बना है, डायरेक्ट आईपीएस है, और ये खुद शेड्यूल्ड कास्ट समुदाय से आते हैं, डांगी। तो इनको ये भी डर नहीं था कि ये महिला जो कि शेड्यूल्ड कास्ट की है वो कोई एसटी एससी शोषण का कोई इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे, ऐसा भी नहीं था। 17 से अभी 2025 8 साल हो रहा है। क्या लगता है आपको, महिला ने जो आरोप लगाए हैं वो, डांगी ने जो आरोप लगाए हैं वो? मुझको 2-3 चीज़ें लगती है, मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हुआ हूँ। डांगी के कुछ शुभचिंतकों का कहना है कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस कमिश्नरी चालू होने वाली है, उसके कारण कुछ अफसरों में इधर उधर उथल पुथल होगी। तो डांगी के समर्थकों का कहना है कि उसमें डांगी को कोई महत्वपूर्ण कुर्सी न मिल जाए, इसलिए इस महिला को सामने लाके ऐसे आरोप लगवाए गए हैं। लेकिन आरोप महिला ने तो जो भी लगाए हैं, महिला तो पुरुष पर शोषण का जो आरोप लगाए वो अधिकतर मामलों में सही भी होता है, कई मामले में बच जाते हैं अफसर, वो एक अलग बात है। लेकिन डांगी ने जो आरोप लगाए हैं इस महिला के ऊपर, उससे मेरे मन में 2-3 सवाल उठते हैं कि पुलिस का एक आईजी जो कि अलग अलग जगह, कोरबा में एसपी रहा, बिलासपुर में आईजी रहा, रायपुर में आईजी रहा, अभी पुलिस एकेडमी का इंचार्ज है ये, तो किस तरह की ट्रेनिंग देते होंगे मातहत लोगों को? अगर उनके मातहत ब्लैकमेलिंग में फंस जाएं, शोषण के आरोपों से घिर जाएं, तो क्या डिजिटल अरेस्ट हो जाएं? मैंने और लोगों का डिजिटल अरेस्ट होना तो सुना है, लेकिन आईजी जो कि आईजी है आज, रिटायर्ड नहीं है, तो ये आईजी इस महिला के ऐसे डिजिटल अरेस्ट में जी रहा है 1-2 साल से, 3 साल से, कि बाथरूम में पेशाब करने भी जा रहा है तो इस महिला का वीडियो कॉल चालू है और वो वीडियो पे फोटो ले रही है वीडियो कॉल के और बाद में धमका रही है। और एक आईजी जो कि आईजी है आज, रिटायर नहीं हुआ है, वो करवा चौथ पे भी पत्नी को मुंह नहीं दिखा सकता कि ब्लैकमेल करने वाली महिला जो है वो खुदकुशी कर लेगी, और बाजार नहीं ले जा पा रहा है। और लिखा है उस आईजी ने, आगे कहीं लिखा है कि डीजीपी ने जो एक पार्टी दी थी उसमें भी ये पत्नी को लेके नहीं जा पाया, क्योंकि महिला ने धमकी दी थी कि अगर जाओगे कहीं भी पत्नी को लेकर तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और तुमको फंसवा दूंगी। आपके गले ये बात उतर रही है क्या? मैंने तो जितनी बार ये डांगी का ये बयान पढ़ा उतनी बार मैं पानी पीकर 2-2, 3-3 घूंट पानी पीकर इसको गले से उतारने की कोशिश करते रहा। इतना ठसका लगा कि पानी बाहर आ गया। फिर लैपटॉप सामने था, पानी से ख़राब न हो जाए इसलिए मैंने कोशिश बंद कर दी डांगी के बयान को गले से उतारने की। मैं उस महिला को नहीं जानता, वो तो एक बहुत छोटे से पुलिस अफसर, सब इंस्पेक्टर की पत्नी है, कुछ ब्यूटिशियन का काम भी करती है, कुछ उसके 2-3 मकान बन गए हैं, ऐसा डांगी ने कहा है। डांगी ने ऐसा किन लोगों को उपकृत किया था जो इतना पैसा उस महिला को दे रहे हैं, वो उनसे वसूली क्यों कर पा रही है, उसको भी मैं नहीं जानता। अगर डांगी को ये पता लगा था कि ये महिला उनके नाम पर वसूली कर रही है, जैसा कि उन्होंने अभी डीजीपी को लिख के दिया है, तो एक पुलिस अफसर की जिम्मेदारी क्या बनती थी विभाग के प्रति, सरकार के प्रति, अपनी वर्दी के प्रति, कि कोई महिला अगर ऐसा कर रही है, महिला करे पुरुष करे, उनके नाम पे वसूली करे, मकान बना ले, मकान 2-2 मकान, गाड़ी, ये करोड़ों रुपए की बात है, छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्या जिम्मेदारी बनती है अफसर की? आप खुद ब्लैकमेल हो रहे हो, ऐसा आपका कहना है, मेरा कहना नहीं है। मेरे गले नहीं उतर पा रही है बात। अभी ये रिकॉर्डिंग पूरी होने के बाद एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा लैपटॉप बंद करके, ताकि इसका कीबोर्ड सुरक्षित रहे।
मैं कोशिश करूंगा कि डांगी के बयान को अखबार में देखकर और गले उतारने की कोशिश करूंगा पानी पीते हुए। अभी तक नहीं गले उतर पाया है। आपके गले उतरता है कि नहीं पता नहीं। एक आईजी किसी महिला से ऐसा ब्लैकमेल हो रहा है इसलिए कि उसका बाथरूम में पेशाब करते हुए फोटो खींच लिया है उस औरत ने। अरे कोई कितनी धमकी दे, अपनी पत्नी का चेहरा मत देखना, बच्चों से बात मत करना, बीमार माँ को देखने जाते हुए पत्नी को मत ले जाना, बहन मर जाए तो पत्नी को लेके मत जाना। ऐसा कितना कोई ब्लैकमेल हो सकता है पुलिस अफसर? मुझको लगता है एक रिक्शे वाला भी इतना ब्लैकमेल नहीं हो सकता जितना डांगी अपने आप को प्रताड़ित बतला रहे हैं इस मामले में। मेरे डांगी से कोई विरोध नहीं है, मेरे उनसे अच्छे संबंध हैं, लेकिन अपना अपना पेशा है। मेरा धंधा बहुत बुरा है, मुझको कई बार कड़ी कड़वी खरी खरी बात बोलना पड़ता है। तो मेरा डांगी से किसी तरह का कोई विरोध नहीं है, मैं कभी उनसे मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ, उनसे प्रेम से ही मेरी बातचीत होते रही है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि क्या वो आज सच बोल रहे हैं? ये एक महिला, एक सब इंस्पेक्टर की पत्नी, मैं किसी ओहदे को छोटा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर ये उल्टा रहता कि अगर ये शिकायत जो है उस महिला की रहती कि ये शोषण कर रहे हैं जैसा कि उसने की है, तो वो ज़्यादा गले उतरती है। बड़े अफसर छोटी कर्मचारी या छोटे कर्मचारी की पत्नी इनका शोषण करे, ये ज़्यादा गले उतरता है। ऐसे कई तरह के शोषण मैंने छत्तीसगढ़ में देखे हुए हैं, बड़े खुलासे से देखे हुए हैं। उसके इतने गट्ठे गट्ठे मेरे पास पड़े हुए हैं अभी। तो मैं सोच रहा हूं कि एक आईजी पुलिस अपने ही प्रदेश में रहते हुए अगर ऐसी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है, अगर शब्द को ध्यान दीजिएगा, अगर ये बड़ा है, अगर ऐसी डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो रहा है, अगर ऐसी ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा है, अगर एक महिला के कहे हुए वो सब ह्यूमन की तरह, इंसान से भी नीचे दर्जे के व्यक्ति की तरह मजबूर दिखा रहा है अपने आप को, अगर पूरा परिवार उसका तबाह हो गया है, अगर उसको मालूम है कि इस महिला ने उसके नाम का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपया उगाही कर ली है, तो उसकी क्या जिम्मेदारी बनती थी? उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि पुलिस में रिपोर्ट करता, डीजीपी को जाकर रिपोर्ट करता, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने जिस दिन महिला ने ये शिकायत की उसके 24 घंटे पहले या 24 घंटे बाद या उसी दिन, मुझको सरकारी ऑफिसों में जो चिट्ठी को रिसीट करते हैं, प्राप्त करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा मुझको भरोसा नहीं रहता है। तो क्या है ये मामला? एक बात बतलाऊं मैं आपको, एक आईपीएस अफसर जो देश का सबसे बड़ी पुलिस सेवा का अफसर है, वो अफसर अगर ऐसा बर्ताव करता है, अपने को इतना बेबस बताता है, अपने को इतना बेवकूफ़ बताता है, अपने को ब्लैकमेलिंग का शिकार बताता है, ये बताता है कि उसको कोई भी किसी तरीके से बेजा इस्तेमाल करके उसके नाम पे वसूली करते हैं, ये जांच वांच अलग रही। राज्य सरकार ने एक कमेटी बना दी है जिसमें एक दूसरे आईजी का नाम है और एक डीआईजी महिला का नाम रखा है। उसमें 2 लोगों की जांच कमेटी है, उनके नाम बहुत प्रासंगिक नहीं है। तो ये 2 लोगों की कमेटी जांच करेगी। महिला ने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सबूत दिए हैं, चैट के रिकॉर्ड दिए हैं, कई तरह की रिकॉर्डिंग दी है, जो भी सबूत होंगे। डांगी ने अपनी तरफ से ये आरोप पत्र दिया है डीजीपी को। मुझको लगता है बुरा लगेगा कई लोगों को, मुझको बोलते हुए बुरा लग रहा है, क्योंकि डांगी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मेरा मानना है कि सरकारी अधिकारियों के लिए सेवा शर्तों में एक लाइन रहती है, अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। आपका व्यवहार, आपका आचरण एक अधिकारी के योग्य नहीं था, इसलिए ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त किया जा सकता है। मैं ये सिफारिश नहीं कर रहा हूं कि डांगी को बर्खास्त करना चाहिए, लेकिन क्या किया जा सकता है ऐसे अफसर का? क्या किया जा सकता है ऐसे अफसर का?
आपको लगता है कि ये अफसर आईजी बन के दूसरे लोगों के नागरिक अधिकारों की सुरक्षा कर सकेगा, जो खुद ऐसा सालों से डिजिटल अरेस्ट में चल रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या किया जाना चाहिए डांगी के साथ? मैंने तो एक प्रावधान बताया है कि अगर डांगी इतना ही असुरक्षित है, अपनी खुद की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है अपने ही प्रदेश में आईजी रहते हुए, तो क्या वो सचमुच पुलिस की जिम्मेदारी पूरी करने के लायक है? आप सोचिएगा इस बारे में। मैं अभी दोनों शिकायतों के मेरिट पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस पे जा रहा हूं कि डांगी ने जो लिख कर दिया है पुलिस को, सोचिएगा क्या किया जाए। थोड़ा फिक्र की बात है, लेकिन ये हमारी सरकार का एक मुद्दा है, हमारे प्रदेश का एक मुद्दा है। आपको सोचना चाहिए इस बारे में कि ऐसे सरकारी नौकरों का क्या किया जाए जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगते हैं। फौज में जब ऐसे आरोप लगते हैं तो वहाँ कोर्ट मार्शल वगैरह होता है, उसकी जानकारी बाहर कम आती है, लेकिन मेरी जानकारी में ऐसे लोगों को बर्खास्त किया गया है, सज़ा भी सुनाई गई है। लेकिन पुलिस में जब ऐसा हो रहा है तो क्या किया जाए? मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है, मैं तो केवल मुद्दा आपके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। सोचिएगा इस बारे में। आपको मेरी बात जायज़ लगती है तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इसके लिंक को दोस्तों को भेजिएगा, उनको भी समझना ज़रूरी है। ये बड़ा बड़ा समाचार छप रहा है, वो भी इस मुद्दे की जटिलता को समझें। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं कोई आपत्तिजनक बात की उम्मीद नहीं करता, लेकिन न्याय प्रिय, तर्क प्रिय होकर आप जो लिख सकते हैं वो लिखिएगा। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बिना हेलमेट चलते हैं दोपहिए पर तो तुरंत हेलमेट लगाना चालू कर दीजिए, चाहे आप चलाएं चाहे पीछे बैठें। किसी भी हादसे की हालत में एक बड़ी गुंजाइश रहती है कि हेलमेट आपकी ज़िंदगी बचा सके। अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हैं तो किसी चोट लगने की हालत में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। पूरी ज़िंदगी के लिए आप अपाहिज हो सकते हैं, पूरी ज़िंदगी बेहोश रह सकते हैं, बदन का कुछ हिस्सा या बड़ा हिस्सा काम करना बंद कर सकता है। बिना हेलमेट चलना कोई शान की बात नहीं है, तो हेलमेट का इस्तेमाल कीजिए। फिर मिलेंगे।